हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज सुबह ही मैंने घटनासार की जो संक्षिप्तियां थी, कहने का मतलब है कि जो अपडेटेड वाला सेक्शन होता है वन लाइनर का, और जहां से आप पूरे के पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हो, उसमें मैंने पूरे कंप्लीट आज टॉपिक को कंप्लीट करा दिया था। जिसके बाद आपके करंट अफेयर्स का एक बहुत बार डिमांड आ रहा था कि सर आई दृष्टि घटना चक शॉर्ट नोट्स जो हैंड रिटन है, उसके अभी तक हमने नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हुआ था, यूपी हुआ था, साइंस हुआ था, ये सभी हाइलाइटेड पॉइंट के नोट्स को कवर कर लिया था। लेकिन इकोनॉमी का केवल बचा हुआ था, और जो संक्षिप्तियां होती हैं जिसमें चर्चित व्यक्ति होते हैं, चर्चित स्थल होते हैं, पुरस्कार होते हैं, समितियां होती हैं, इन सभी चीज़ों का रह गया था। तो आज हम लोग दोस्तों कवर करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और बिहार पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए हाईलाइटेड जो पीडीएफ है आपकी, क्योंकि इस पीडीएफ के अंतर्गत हम लोगों ने मेन टॉपिक को सबसे पहले कवर किया है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और हर एक टॉपिक में क्या लाइन आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट आपको रटे होने चाहिए जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स को शुरू करेंगे दोस्तों, और इस तरीके की पीडीएफ आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर से परचेज भी कर सकते हैं 8527594636। इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो मेरी टीम आपको पूरे प्राइस डिटेल वगैरह सारी चीज सेंड कर देगी। और जिसने ऑलरेडी इस आई दृष्टि को पहले ही खरीद लिया था, उसके पास अगर हाईलाइटेड पीडीएफ नहीं है तो आई दृष्टि की जो आपने पीडीएफ ली थी उसका स्क्रीनशॉट अगर आप मेरे व्हाट्सएप टीम को भेज देंगे तो वो आपको हाईलाइट वाली पीडीएफ भेज देंगे इस तरीके की। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अंतिम में जो चर्चित व्यक्तियों वाला जो संक्षिप्तियां होती हैं, चर्चित व्यक्ति हो गए चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या फिर इसी तरीके से जो भी हम लोगों ने लिखे हुए हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक इस तरीके से हो गए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक एक लाइन के ही पॉइंट है और हमने वही सारे पॉइंट को कवर किया है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर वो राष्ट्रीय स्थल हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे हम संक्षिप्तियों का अंडरलाइन वाला पीडीएफ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। तो इस हिसाब से केवल इकोनॉमी रह गया, तो हम उसे आज शुरू करेंगे। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके प्रोवाइड पढ़ सकते हैं और अपनी यूपी पीसीएस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपका इकोनॉमी रहेगा, और इकोनॉमी में भी जो हमें सेक्शन को पढ़ना है, सबसे पहले हम देखेंगे सुभद्रा योजना के बारे में, जो कि मैंने आज सुबह भी आपको पढ़ाया था। और सुभद्रा योजना आप देखोगे यहाँ पे ओडिशा सरकार ने चलाया। कौन सी सरकार ने चलाया? ओडिशा सरकार ने। हालांकि इस सुभद्रा योजना की जो शुरुआत की गई है वो भुवनेश्वर में की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी 17 सितंबर 2024 को। और 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी होता है। जन्म दिवस के अवसर पर ही उन्होंने ओडिशा में इस योजना को शुरू किया। इसके अंतर्गत क्या योजना रखी गई कि 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र लाभार्थियों को, जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए ही केवल है, पात्र लाभार्थियों को अगले 5 वर्षों में अर्थात 2024-25 से 2028-29 तक 50,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। अब यहाँ पे ये जो धनराशि होगी प्रति वर्ष 10,000 रुपए दी जाएगी, वो भी केवल 2 किस्तों में मिलेगी। 5-5 हजार रुपए करके 2 किस्तों में दी जाएगी। कब कब आप देखोगे 5-5 हजार रुपए के हिसाब से, तो एक आता प्रत्येक वर्ष राखी पूर्णिमा या रक्षाबंधन के समय पे आएगा अगस्त के आसपास, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो फिक्स है आपका 8 मार्च की। तो ये 2 किस्तें दी जाएंगी। अब यहां पर देखते हैं, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, लेकिन हाँ अब बजट की बात करेंगे, जहां से बजट में भी कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो हमें फोकस करने हैं। जैसे केंद्रीय बजट की बात करें तो 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और बजट की जो धनराशि थी वो कितनी है दोस्तों, अगर आप उसे देखेंगे 48,20,512 करोड़ रुपए। कितना है? 48,20,512 करोड़ रुपए, या फिर आपको अगर दशमलव में पूछा जाएगा तो 48.21 लाख करोड़। ध्यान देना कि 20,512 आगे जाके धीरे धीरे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो आगे जाके 20 की जगह 21 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 48.20 लाख करोड़ भी अगर ऑप्शन में आएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए 48.21 लाख करोड़ होना चाहिए। फिर और आगे देखते हैं कि इसमें कितनी प्राप्तियों का टारगेट रखा गया है। तो अगर हम देखें कि जो हमें ऋण के रूप में प्राप्त होते हैं, जो हमें लोन लेके प्राप्त होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से प्राप्त हो या आईएमएफ से प्राप्त हो या फिर ब्रिक्स बैंक से, कहीं से भी, अगर ऐसे ऋणों को छोड़ दिया जाए, केवल भारत सरकार अपने घरेलू स्तर से कितनी ऋण की टोटल प्राप्ति कर रही है, तो वो हो जाएगा आपका 32.07 लाख करोड़, या फिर 32,07,200 करोड़ रुपए। 32,07,200 करोड़ रुपए इसकी प्राप्ति है।
अब यहाँ पर आपको एक गैप दिख रहा होगा, 48,20,000 रुपए तो हम खर्च कर रहे हैं और 32,07,000 रुपए हम रिसीव कर रहे हैं। इट मीन्स कि देखा जाए तो मोटी मोटा 16 लाख करोड़ रुपए का घाटा होने वाला है और यही घाटा ऋण के रूप में जो हम पूरा करते हैं, लेकिन असल में वो घाटा कहलाता है। और इस बजट में 4 प्रमुख वर्गों पे, समूहों पे फोकस किया गया। एक तो किसान पे फोकस रहेगा, गरीब पे फोकस रहेगा, युवा पे फोकस रहेगा और महिलाओं पे। ध्यान देना, कभी भी बजट आप कभी भी देख लो, कभी भी उसमें ये नहीं लिखा होता है कि अमीरों पे फोकस करें, क्योंकि अमीर तो दोस्तों न जाते हुए भी पैसा कमाता रहता है और वो अमीर होता जाता है, चाहे वो बजट की सरकारी योजना मिले उसे या ना मिले। क्योंकि कुछ इस तरीके से बजट को डिजाइन किया जाता है कि ताकि आम पब्लिक को खुश किया जा सके, और उसमें किसान आते हैं, गरीब आते हैं, युवा आते हैं और महिलाएं आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो 9 प्राथमिकताएं हैं, उनको आपको पॉइंट टू पॉइंट एकदम रटा होना चाहिए। जैसे कृषि उत्पादकता और अनुकूलता के लिए काम किया जाएगा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए काम किया जाएगा, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के लिए काम होगा, विनिर्माण और सेवाओं से संबंधित होगा, शहरी विकास होगा, ऊर्जा की सुरक्षा पे बात करेंगे, अवसंरचना पे बात करेंगे, नवाचार, अनुसंधान और विकास पे बात करेंगे, और अगली पीढ़ी के सुधार से संबंधित हम काम करेंगे। तो ये 9 प्राथमिकताएं हैं और प्रत्येक प्राथमिकताओं में 1 से 2 महत्वपूर्ण योजनाएं लिखी गई थी, उनमें ही हम बात करेंगे एक एक योजना को लेकर। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कृषि उत्पादकता और अनुकूलता, जो हमारी पहली प्राथमिकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक कृषि यानी कि नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000, कितने दोस्तों, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर अर्थात जैव आदान संसाधन केंद्र ओपन किए जाएंगे। तो ये देखोगे 10,000 जो है कि बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर ओपन किए हैं, तो संख्या फिक्स है इसकी 10,000। दूसरा, कृषि की लगभग 32 और बागवानी की लगभग 109 उच्च पैदावार वाली नई किस्मों का भी विकास करने की बात की गई थी बजट में। तो ये हो गया पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता को अगर हम देखें, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित क्या महत्वपूर्ण है, तो अभी आप देखोगे कि घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की बात की गई है। और ये मैंने आज सुबह ही पहला ही पॉइंट यहीं से शुरू किया था कि 6 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरू कर दी गई है, जिसमें 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा बच्चों को। और दूसरी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 5 वर्षों की अवधि में हम आगे 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी देंगे 20 लाख युवाओं को। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहां पर हम आगे देख लेते हैं समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के लिए क्या कर रहे हैं। तो लोगों को समावेशी विकास में जोड़ने के लिए हम एक पूर्वोदय योजना को शुरू करने वाले हैं। पूर्वोदय योजना प्रारंभ होगी जो पूरब के 5 प्रमुख राज्यों पर केंद्रित होगी। तो राज्य कौन से, एक तो आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं हो पा रही कि पूर्वोदय में कौन से राज्य होंगे, तो एक छोटी सी ट्रिक याद रख लो। जब सरकार बन रही थी 4 जून को रिजल्ट आने के बाद, तो सबसे केंद्र में 2 लोग थे, एक तो थे नीतीश बाबू और एक चंद्रबाबू नायडू, जिनको गठबंधन में शामिल करना पहली प्राथमिकता थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो बिहार को भी खुश करने के लिए पूर्वोदय योजना में शामिल किया गया और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जी को खुश करने के लिए भी किया गया। तीसरी एक तरीका याद रख सकते हो कि 24 साल के बाद बीजू जनता दल का शासन खत्म हुआ और बीजेपी का शासन आता है ओडिशा में, तो ओडिशा में भी नई योजना लागू करने के लिए उसे भी शामिल किया। अब बचते केवल पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो इस तरीके से 5 राज्यों को शामिल किया गया है। और साथ ही साथ हम और समावेशी विकास में अगर हम देखते हैं तो पिर 35 जो कि भागलपुर जिले के अंतर्गत बिहार में एक छोटा सा जगह है, जहां पे 2400 मेगावाट का एक नए विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाएगी। और आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी अमरावती, इसके डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ गोदावरी नदी पर स्थित आंध्र प्रदेश की एक बहुउद्देशीय परियोजना है पोलावरम सिंचाई परियोजना, इसे भी जल्दी पूरा किया जाएगा। तो यहां पे आपको याद रखना है कि पोलावरम जो सिंचाई परियोजना है वो गोदावरी नदी पर। आगे देखते हैं विनिर्माण और सेवाओं के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो मुद्रा योजना की जो तरुण श्रेणी है दोस्तों, तरुण श्रेणी में ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 20 लाख रुपए कर दिया गया है अब। और 500 सीड्स कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा। और जो युवा इंटर्नशिप कर रहे होंगे ना, उन्हें कुछ भत्ता भी दिया जाएगा एक तरीके से, और वो रहेगा आपका 5,000 रुपए प्रति माह। और जो भी विद्यार्थी है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी इंटर्नशिप करने वाले जो कैंडिडेट हैं, अगर उन्होंने 12 महीने की लगातार पूरी इंटर्नशिप पूरी कर ली तो लास्ट में उन्हें 6,000 रुपए मुफ्त सहायता के रूप में भी दी जाएगी। ये हो गया। इसी तरीके से ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 13 फरवरी के आसपास प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए योजना को शुरू किया गया है। और अवसंरचना में बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इसमें
अवसंरचना निवेश में 2024-25 के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितना? ऐसा लगता है कि ये कोई धार्मिक चढ़ावा है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो देखिए 11,11,11,1 यानी 11,11,111 करोड़, और ये जीडीपी का 3.4% होगा। कितना होगा? जीडीपी का 3.4%। इसी के साथ बाबा विश्वनाथ या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे बनारस में बना है, उसी की तर्ज पे एक विष्णुपद मंदिर का और एक महाबोधि मंदिर बिहार का, इन दोनों ही मंदिर, जो कि दोनों मंदिर बिहार में है, इनके कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 मासी सड़क संपर्क के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 4 का शुभारंभ किया गया। हालांकि ये जो योजना है बहुत पुरानी है, 25 दिसंबर 2000 को ही शुरू की गई थी, लेकिन अब इसका चरण 4 शुरू होगा। और ये माना जाता है, इसका जो प्रावधान है कि 500 से अधिक जनसंख्या जिस भी ऐसे गांव में रह रही है, उसको हम मेन रोड से कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाएंगे। तो ये योजना भी याद रख लेना, कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को। आगे देखते हैं, अगली जो है कि आपकी नवाचार के बारे में बात करेंगे। तो नवाचार में अगले 10 वर्षों में स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो 9 आपकी प्राथमिकताएं थी, उनमें सभी चीजों को मैंने कवर कर दिया जो इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अब हम बात करेंगे बजट से संबंधित कुछ और भी अदर फैक्ट। तो यहां देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। अभी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होते हैं? जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है 5 लाख रुपए की, और उसको जो है कि आपने 1 साल के अंदर ही बेच दिया, तो जो भी आपने प्रॉफिट प्राप्त किया है, ठीक है, खरीदी हुई प्रॉफिट पे, तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल, और उस पे आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसे आपने 3-4 साल बाद बेचा है, तो उसमें जो भी आपने सेलिंग पॉइंट कवर किया है, जितना भी आपने वैल्यू क्रिएट किया है, प्रॉफिट क्रिएट किया है, उस पे लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन लगेगा 1 साल के बाद बेचने की वजह से 10% से बढ़ा के 12.5% का। तो ये चीज याद रखना है। साथ ही साथ निवेशकों के सभी वर्गों में एंजल टैक्स को अब समाप्त कर दिया गया, क्योंकि एंजल टैक्स जो देवदूत टैक्स होते हैं, जो स्टार्टअप वगैरह फंडिंग करते हैं, उनसे संबंधित था, और इसे अब समाप्त कर दिया गया। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की जो रेट है वो 40% से घटा के कितनी कर दी गई? 35%। और वित्त मंत्री जी की तरफ से देखा जाए तो ये लगातार उनका 7वां बजट है जिसे उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें 6 तो इन्होंने पूरे 1 साल के बजट को प्रस्तुत किया, और 1 बजट इनका अंतरिम बजट भी था। अच्छा, राजकोषीय घाटे को अगर आप देखना चाहोगे, कितना भारत सरकार का राजकोषीय घाटा इस बार का रहेगा, तो 24-25 में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी सरकार 48.21 लाख या 48,20,000 कुछ बजट पेश कर रही है, और जिसमें से उनकी प्राप्ति केवल कितनी है? 32,07,000 करीब प्राप्ति हो रही है। तो 32 और 48 में डिफरेंस आपको लगभग 16 लाख करोड़ का दिख रहा था। तभी मैंने कह दिया था स्टार्टिंग में कि ये इतना घाटा होगा। तो 16.13 लाख करोड़ रुपए का घाटा रहेगा केंद्र सरकार का, जो हमारे भारत सरकार की जीडीपी के 4.9% के आसपास रहेगा। कितना? 4.9% कम। और यहीं पे आपको यूपी का राजकोषीय घाटा बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने ये बता देखा है। राजस्व घाटे की बात करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट की, तो 5.80। ध्यान देना कि ये पीडीएफ में आप लोग इसे करेक्ट कर लेना, वैसे तो मैंने करेक्ट करके दिया हुआ है, लेकिन फिर भी नोटिस करना अगर यहाँ पे गलत लिख गया था, क्योंकि यहाँ पे लिखा था 58 पॉइंट कुछ, जो कि था ही नहीं। जब जितना इतना बजट ही नहीं है, 48 से ऊपर कैसे जा सकता था? तो राजस्व घाटा है 5.80 लाख करोड़, जो जीडीपी का 1.8% है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं कुछ योजनाओं में आवंटन। तो सर्वाधिक जो आवंटन किया गया है 60,000 रुपए से बढ़ा के मनरेगा में इस बार 86,000 करोड़ हो गया। सौर ऊर्जा में आपका 10,000 करोड़ हुआ। सेमीकंडक्टर में आपका 6,903 करोड़, और डीबीटी और एलपीजी के लिए 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। लेकिन कुछ योजनाएं भी हैं, जैसे पीएम पोषण अभियान के लिए जो एमडीएम जो मिड डे मील योजना दी जाती है, उसी के नए नाम से जानी जाती है, 12,467 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 70,163 करोड़। पीएम किसान योजना, जिसमें आपको 6,000 रुपए की जो वार्षिक धनराशि दी जाती है 3 अलग अलग किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके, तो 60,000 करोड़ ये हो गया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए सबसे अधिक 2,05,250 करोड़ रुपए, 2,05,250 करोड़ रुपए, क्योंकि अगले 5 वर्षों तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखें तो 19,000 करोड़, और प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण के स्तर पे 54,500 करोड़ रुपए।
अगर हम मंत्रालय की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा मंत्रालय जिसको सबसे अधिक आवंटन किया गया, तो रक्षा मंत्रालय को हर साल दिया जाता है, क्योंकि डिफेंस सिक्योरिटी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। 62,21,940.85 करोड़। सड़क परिवहन को दिया गया 2,78,000 करोड़। रेल मंत्रालय को दिया गया 2,55,393 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सरकार का जो बजट में राजस्व के जो इनकम है वो कितनी है, तो सरकार ने खुद बताया कि जो हमारी राजस्व रहेगी वो 38.40 लाख करोड़ के आसपास रहेगी। कितनी? 38.40 लाख करोड़। जिसमें अगर आप गौर करोगे तो आयकर विभाग में सबसे अधिक पैसा कलेक्ट करेगी सरकार। कहां से? आयकर, जो इनकम टैक्स डायरेक्ट होता है, लगभग 11.87 लाख करोड़। फिर सेकंड नंबर पे जीएसटी आएगा, जहां से 10.62 लाख करोड़ कवर करेगी। और निगम कर आएगा थर्ड नंबर पे, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी से ले आते हैं, 10.20 लाख करोड़। तो ये क्रम वाइज भी आपको याद होना चाहिए कि 1 2 3 नंबर पे कौन कौन से कैटेगरी आएंगी जहां से राजस्व की प्राप्ति होगी। अच्छा, नई कर प्रणाली जो थी, नई कर प्रणाली में अगर आप देखोगे तो देखा जाए तो टोटल रेट कितनी, ये आपको पता रहनी चाहिए। 6 रेट आपकी रहेंगी, 6 दरें, जैसे 0, 5%, 10, 15, 20, 30, तो टोटल ये 6 हो गई। आपको ये धनराशि याद नहीं करनी कि कितने से कितने पे जो है कि आपका लगेगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। अगर इसको बहुत मॉडरेट करने की भी कोशिश करेगा तो एक पॉइंट ये पूछ सकता है कि टोटल कितने प्रकार की दरें हैं, तो आपको 0% को भी एक दर मानते हुए काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर मिनिमम अगर पूछा जाएगा तो 3 लाख रुपए तक 0% की दर है, मैक्सिमम 15 लाख रुपए या उससे अधिक पे 30% की दर है। तो मैक्सिमम, मिनिमम और टोटल 6 रेट है, ये पता रहे। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलता था पहले, 50,000 रुपए की सरकार की तरफ से छूट दी जाती थी कि 50,000 रुपए ये वो धनराशि है जो आपको अगर पेंशन के रूप में मिल रही है या वेतन के रूप में टोटल एक साल की इनकम में, तो इस पे कोई टैक्स नहीं होगा, यानी टैक्स फ्री हो जाएगी। ठीक है। और अब उस धनराशि को बढ़ा के 75,000 रुपए कर दिया गया है। सब्सिडी की बात कर लेते हैं तो भारत सरकार के द्वारा सबसे अधिक जो सब्सिडी दी जाती है वो खाद्य सब्सिडी होती है, लगभग 47.91%। फिर दूसरे नंबर पे आती है उर्वरक सब्सिडी, जिसमें लगभग 38.28%। और थर्ड आती है यूरिया सब्सिडी। हालांकि यूरिया भी उर्वरक में ही आती है, लेकिन यूरिया की कैटेगरी को अलग बना के यहाँ पे सब्सिडी दी गई है 27.78%। क्योंकि जो पूरी सब्सिडी दी जाएगी ना, वो लगभग होगी 4,28,422.67 करोड़ रुपए। इसके अंतर्गत ही प्रतिशत वाइज जो है कि आपको देखना है कि सबसे अधिक सब्सिडी खाद्य सब्सिडी, फिर उर्वरक, फिर यूरिया। अब आते हैं इकोनॉमी सर्वे पे, जरा हम बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमी सर्वे को देखेंगे 22 जनवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया था, तो नहीं, ये ध्यान देना कि 22 जनवरी नहीं है, इसको सही कर लेना। ठीक है, ये 22 जुलाई को प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि 23 जुलाई को आपका बजट आया था और उससे एक दिन पहले इसको प्रस्तुत किया गया था। इसमें बताया गया 2024 के लिए जो भारत की जीडीपी थी वो 8.2% थी, लेकिन अब जो आगामी वित्तीय वर्ष चलेगा 2024-25, इसमें लगभग 6.5 से 7% के आसपास जीडीपी रहेगी। और इस दौरान अगर हम देखें कि जो आपका वित्त वर्ष था 2024 का, इकोनॉमी सर्वे में तो पिछला रिकॉर्ड बताया था, तो 2024 में जो योगदान था, कृषि का था 17.7%, उद्योग का था 27.6% और सेवा का था 54.7%। तो ये भी आप लोग याद रख लेना किसका कितना योगदान था। अब देखते हैं बजट के जो व्यय के घटक है कि बजट के अंतर्गत जो 2024-25 में है कि कितना व्यय कहां पे किया जाएगा। तो देखो 21% जो कि सर्वाधिक व्यय होगा करों में, शुल्कों से राज्यों का हिस्सा, जो कर और शुल्क जो हमारे कलेक्शन होंगे सरकार के, केंद्र सरकार के, उसमें जितना भी राज्यों का हिस्सा होगा वो उसे वापस दिया जाएगा। सेकंड है 19% आपका, जो हमने पिछले वित्तीय वर्षों में जो करोड़ों में जो हमने ऋण ले रखे हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं से, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, या फिर वो आपके एडीबी बैंक हो या एनडीबी बैंक हो, अलग अलग जो बैंकें होती हैं उनकी ब्याज अदायगी दी जाएगी। और 16% आपकी धनराशि केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं में खर्च होगी। बजट का जो प्राप्ति घटक होगा कि कहां कहां से बजट में प्राप्त किया जाएगा, तो 27% हमें उधार और देयताएं मिलेंगी, 19% आपका आयकर है, 18% जीएसटी है, 17% आपका निगम कर है। तो ये तीनों का तो क्रम सेम है, सबसे पहले बस आपको उधार देता रख देना है। अब हम चलते हैं बजट से बाहर निकलते हुए एक अलग अलग योजनाओं से संबंध में, जिसका नाम है उन्नति योजना। उन्नति की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, यानी नॉर्थ ईस्ट वाले भारत का जो हिस्सा है उसको डेवलप करने के लिए 9 मार्च 2024 से 8 मार्च 2034 तक लगभग 10 वर्षों तक ये जारी रहेगी। और ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्यों के सहयोग से इसको कार्यान्वित किया जाएगा कि पूर्वोत्तर भारत में इसका विकास किया जाए।
फिर पीएम स्वनिधि प्रदर्शन पुरस्कार, देखो पीएम स्वनिधि को 1 जून 2020 में शुरू किया गया था कोरोना वायरस के दौरान, जिस समय जो आपके स्ट्रीट वेंडर थे, जो गलियों में लगाने वाले, जो फुटपाथ पे लगाने वाले जो ठेले थे, उनका भी रोजगार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो उनको 10,000 रुपए की मौद्रिक सहायता दी जाती थी लोन के रूप में, कि ताकि वो अपने रोजगार को दोबारा स्टैब्लिश कर पाए। और इसके लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत। याद आया कुछ 1 जून 2020 का? तो इसमें किन राज्यों ने, किन लोकल बॉडीज ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, उसके बारे में ये बताया गया है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे जो पुरस्कारों की बात करेंगे तो सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया गया वो एमपी के द्वारा किया गया है। इस पीएम स्वनिधि प्रदर्शन पुरस्कार में बहुत सारे जो है कि जो ठेले वाले लोग थे, जो रेडी पटरी पे सामान लगाते थे, उनको सबसे अधिक सुविधा जो प्रदान की गई एमपी सरकार के द्वारा प्रदान की गई। रैंक सेकेंड में आपका आंध्र प्रदेश आएगा। और उत्कृष्ट प्रदर्शन में अगर आप देखोगे तो इसमें रैंक 1 आपकी महाराष्ट्र की हो जाएगी और रैंक 2 आपके यूपी की हो जाएगी। और अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यूएलबी मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडी, जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, उनमें कौन कौन बेहतर प्रदर्शन करता है, तो रैंक 1 में आपका वाराणसी और झांसी यूपी के हैं, और रैंक 2 में आपका काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। तो ये पुरस्कार से समझ था कि इस योजना को सबसे बेहतर तरीके से किसने क्रियान्वित किया। अब चलते हैं 16वें वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे। तो 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया, और अध्यक्ष कौन है? कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जी हैं। हालांकि ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे, और वर्तमान में आप देखोगे नालंदा विश्वविद्यालय के भी कुलपति हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, हालांकि ये पहले थे। ऋत्विक रंजन पांडे जी को भी हाल ही में 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त कर दिया गया। तो सचिव नियुक्त हो गए ऋत्विक रंजन पांडे जी, और साथ ही साथ इनका जो कार्यकाल होगा कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों की अवधि को आच्छादित करते हुए, यानी कवर करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक इनको अपनी रिपोर्ट सौंपनी है कि किस प्रकार से हम अगले 4 वर्षों के लिए बजट या हर एक चीज को बेहतर करें। तो ये पूरा इनकी रिपोर्ट होती है। और इस आयोग में 4 अन्य जो सदस्य होते हैं, एक तो आपके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अन्य जो 4 सदस्य होते हैं, तो अजय नारायण झा जो कि पूर्णकालिक सदस्य हो गए, एनी जॉर्ज मैथ्यू, और साथ ही साथ मनोज पांडा और डॉक्टर सौम्या क्रांति घोष, ये अंशकालिक सदस्य के रूप में भी नियुक्त की गई थी। अब यहाँ पर हम चलते हैं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट जो आती है। इस रिपोर्ट को मॉस्पी मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये एक आंकड़ा जारी होता है जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक का, इसमें जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का जो भारत में जो आपका LFPR जो रेट रहता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का रेट है 60.1%, यानी 15% से 15 वर्ष से ऊपर की आयु के जो लोग हैं वो लगभग 100 में से 60 लोग जो है कि रोजगार में लगे हुए हैं। जिसमें पुरुषों की बात करेंगे तो सबसे अधिक है 78.8 और महिलाएं 41.7%। अच्छा, महिलाओं में वृद्धि कितनी देखने को मिली है पिछले वर्ष की अपेक्षा? तो पिछले वर्ष ये 37% पे थी और अब ये बढ़ के 41.7% तक आ गई हैं। और सर्वाधिक बेरोजगारी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो गोवा में स्थित है 8.5%, और सबसे कम बेरोजगारी आपके MP में है 0.9%। कितना? 0.9%। और यूपी और बिहार में दोनों में ही 3% की बेरोजगारी अभी भी चल रही है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे मौद्रिक नीति वक्तव्य, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो थ्योरी है 2024-25 में जो रिपोर्ट आया था, तो 8 अगस्त 2024 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 2024-25 में जारी किया गया मॉनेटरी पॉलिसी का डेटा, जिसमें इन्होंने क्या किया कि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी थी, जो पहले की ही तरह नीतिगत रेपो दर को 6.50 दर प्रतिशत पे अपरिवर्तित रखा। क्या कहा? नीतिगत रेपो रेट पर पूर्व की तरह ही 6.50 ही रखा, 6.5% जो रेपो रेट होती है, जिस पर बैंक क्या करते हैं? RBI से लोन लेते हैं। और दूसरा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MSF को 6.75% और बैंक रेट को 6.75%। ध्यान देने वाली बात है कि MSF और बैंक रेट ऑलवेज आपका जो रेपो रेट होती है उससे अधिक होती है। कितनी अधिक होगी ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अधिक रहती ही है। CRR की बात करेंगे तो ये 4.50% होगा। SLR की बात करेंगे तो 18% है, जो कि CRR किसके पास जमा होता है दोस्तों? RBI के पास, जिसपे कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर हम SLR की बात करेंगे तो ये बैंक अपने पास ही रखता है, जिसपे ब्याज भी मिलता है। जैसे बैंक ने अगर कोई गोल्ड रखा, जो कोई करेंसी रखी या फिर कोई सिक्योरिटी बॉन्ड रखा है, तो उस पर गवर्नमेंट बैंक को प्रॉफिट मिलता रहता है। आगे देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में RBI ने क्लियर किया कि 2024-25 में जो भारत की वास्तविक GDP रहेगी वो 7.2% के आसपास अनुमानित की गई है।
यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस की बात करें तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस को जारी करने की घोषणा की गई, जिसमें ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसे डिजाइन किया गया यूएलआईस को। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो छोटे छोटे जो आपके बिजनेसमैन होते हैं, जो कि एमएसएमई उद्योग के जो लोग होते हैं, उनको ऋण आराम से मिल सकेगा इसमें। अब यहाँ पे प्रवाह पोर्टल की बात कर लेते हैं, तो इसको भी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा आरबीआई के जो गवर्नर है प्रवाह पोर्टल का इन्होंने भी शुभारंभ किया, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रवाह का प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। इसमें क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था जिसको आरबीआई को प्रस्तुत किसी भी संदर्भ प्राधिकार लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। यानी अगर किसी संस्था या व्यक्ति को किसी भी काम से संबंधित आरबीआई से अथॉरिटी चाहिए, परमिशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तो उसके लिए वो प्रवाह पोर्टल पे लॉगिन करेगा और वहां पे अपनी सारी क्वेरीज को पोस्ट कर देगा और आरबीआई से डायरेक्टली वहीं पे सारी की सारी परमिशन वगैरह मिल जाएगी। तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। और भारत का पहला यूपीआई एटीएम की बात कर लेते हैं, तो जापान स्थित एक कंपनी है हिटाची लिमिटेड, इसने हिटाची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत के पहले यूपीआई एटीएम का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया यूपीआई एटीएम का अनावरण? तो जापान की एक कंपनी हिटाची। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रमुख फसलों का उत्पादन, जो कि अंतिम अनुमान है और ये लेटेस्ट आंकड़ा है दोस्तों, क्योंकि 25 सितंबर 2024 को ही ये रिपोर्ट आई थी, जिसमें आपके खरीफ फसल, रबी फसल और जायद की फसल का उत्पादन शामिल कर दिया गया है। तो इन्होंने बताया कि 23-24 का जो अंतिम उत्पादन हुआ है कुल खाद्यान्न, वो हुआ है आपका 3322 यानी 3322.98 लाख टन। कितना हुआ है? 3322.98 लाख टन। नेक्स्ट अगर देखते हैं, और जो कि 2022-23 में कितना होता था, तो 3296.87 लाख। तो यहां पर आप देखोगे कि वर्तमान में जो कुल खाद्यान्न हुआ है वो 3,322.98 लाख टन हुआ है, जिसमें अगर आप चावल के उत्पादन की बात करोगे तो 1378.25 लाख टन हुआ है, और अगर हम गेहूं की बात करें तो 1132.92 लाख टन हुआ है। और इसमें भी आप श्री अन्न यानी मोटे अनाज की बात करो तो 175.72 लाख टन इसका उत्पादन हुआ है, और सोयाबीन के उत्पादन की बात करें तो 130.62 लाख टन, रैपसीड और सरसों का उत्पादन बात करें तो 132.59 लाख टन हुआ है। तो ये आंकड़े भी याद रख लेना। स्पाइस एड क्या है दोस्तों? जो मसाले को बढ़ावा देने के लिए है। तो 4 सितंबर 2024 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत मसाला बोर्ड जो आता है, इसने भारत द्वारा एक परिवर्तनकारी योजना स्पाइस एड को लॉन्च किया है। एग्रीश्योर फंड क्या है? तो एग्रीश्योर फंड, जो कि देखने में लग रहा है कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए फंड की व्यवस्था की गई है। हालांकि ये एग्रीकल्चर को बढ़ावा किस तरीके से देंगे? स्टार्टअप के रूप में देंगे। तो 3 सितंबर 2024 को केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कृषि क्षेत्र में नई दिल्ली में एग्रीश्योर योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस। अर्थात कि एग्री स्टार्टअप का मतलब क्या हो गया? जो ऐसे फंड स्टार्टअप होंगे जो एग्रीकल्चर में नवाचार की बात कर रहे होंगे, नवाचार का काम करेंगे, उनके लिए है। तो एग्रीश्योर को कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में बढ़ावा और नवाचार देने के लिए तैयार किया गया है। और इसी तरीके से कुछ और भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे खरीफ फसल के बारे में बात करेंगे, ये भी लेटेस्ट आंकड़ा है खरीफ फसल का। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विपणन और खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया। तो एमएसपी पे अगर आप देखोगे तो यहाँ देखोगे धान जो सामान्य कैटेगरी का है ये 2183 रुपए से बढ़ के 2300 रुपए हो गया, जिसमें 117 रुपए की वृद्धि की गई है। और सेम इसी तरीके से धान ग्रेड ए जो होता है, ग्रेड ए में 20 रुपए की जो है कि प्राइस अधिक होती है, 2203 से बढ़ा के 2320 रुपए हो गया है, यानी 2300 की अपेक्षा 2320 हो गया, और इसमें भी 117 रुपए की वृद्धि हुई। ध्यान देना कि खरीफ फसल में जो धान है एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे कम वृद्धि की गई है। बाकी तूर या अरहर में आप देखोगे तो लगभग 550 रुपए की वृद्धि है। तिल की बात करोगे तो इसमें भी जो है कि आपको देखने को मिलेगी, और नाइजर सीड जिसको हम लोग राम तिल कहते हैं, इसमें लगभग 983 रुपए की वृद्धि देखने को मिलेगी, और ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर आप वृद्धि देखना चाहते हो तो पहले नंबर पे है आपकी खरीफ फसल में नाइजर सीड। कौन सी होगी? नाइजर सीड, जिसको हम राम तिल बोलते हैं। 983 रुपए की एमएसपी की वृद्धि हुई है, और दूसरे नंबर पे 632 रुपए की तिल पर है, और सबसे कम आपकी धान में है 117। आगे देखते हैं यहाँ पे हम।
अब मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी, इसका भी जरा डाटा देख लेते हैं। ठीक है, अगले 15 मिनट में ये क्लास भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 26 नवंबर 2023 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 का अनावरण किया गया। हालांकि अभी तक लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं आ पाई है, या अगर आई होगी तो मैं उसको भी अपडेट कर दूंगा अगले एक आध दिन में, मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, लेकिन जो प्रमुख आंकड़े हैं वो आप यही देख सकते हो कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दूध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पे है, उपभोक्ता में भी है और उत्पादन में भी है। शीर्ष राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है, राजस्थान में भी आपका सेकंड नंबर पे आता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे अंडे उत्पादन में तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है और तमिलनाडु आपका दूसरे नंबर पे है। अगर आप मांस के उत्पादन में देखते हो तो देश में मांस का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, यूपी में, और दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है। अगर आप ऊन का उत्पादन देखोगे तो राजस्थान आपका पहले नंबर पे होगा और जम्मू कश्मीर 22.25% के साथ सेकंड नंबर पे होगा। अब ध्यान देना कि रबी फसलों के लिए जो एमएसपी थी ये 2023 की थी, 18 अक्टूबर 2023, जबकि इस वर्ष आपकी नई 16 अक्टूबर 2024 को घोषित की गई थी रबी की फसल में। तो मैंने उसको पढ़ा भी दिया घटनासार में, आपकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की थी मैंने उसको, टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ थी वो हाईलाइट वाली, तो आप वहां पे देख सकते हो मेरी क्लास अगर आपने की होगी तो। अब चलते हैं फोर्थ ग्लोबल री इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो 16 से 18 सितंबर 2024 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा गांधीनगर गुजरात में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो का आयोजन किया गया। री इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट करने वाला था, जिसमें थीम थी इन्वेस्ट, इनोवेशन और इंस्पायर। तो ये 3I वाली जो थीम रहेगी इसको भी याद रखना है। हालांकि भारत सरकार का ही प्रोग्राम है, किसी और का नहीं, बस इसका नाम दिया गया ग्लोबल री इन्वेस्टमेंट, लेकिन भारत सरकार का ही प्रोग्राम है, इसलिए सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में, फिर दूसरी 2018, तीसरी 2020 और चौथी आपकी 2024 में आयोजित की गई ये मीटिंग। तो री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, या अक्षय ऊर्जा में निवेश करने के संबंध में होता है, जो वैश्विक स्तर पर भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता को प्रदर्शित करने तथा बहुपक्षीय वार्ता शुरू करने के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। 200 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लिए जो सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य हम उनकी बात करेंगे। कहने का मतलब है कि 200 गीगावाट जो गैर जीवाश्म ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इसमें कौन कौन से ऐसे राज्य जिन्होंने इस तरीके की ऊर्जा को हासिल किया है, तो यहां आप देखोगे समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की बात करें समग्र रूप से तो गुजरात पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे राजस्थान। अगर हम समग्र रूप से सौर ऊर्जा क्षमता की बात करेंगे तो राजस्थान पहले हो जाएगा, फिर गुजरात आएगा। समग्र स्तर पे अगर हम पवन ऊर्जा की बात करेंगे तो यहाँ पे गुजरात है और ये तमिलनाडु हो जाएगा। तो टोटल आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें तो आपका गुजरात और राजस्थान है, लेकिन अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो राजस्थान गुजरात हो जाएगा, विंड एनर्जी की बात करें तो गुजरात और तमिलनाडु हो जाएगा। तो ये याद रख लेना। आगे विश्वस्त से क्या है दोस्तों, बस इसकी एक लाइन ही याद रखनी है आपको कि राष्ट्रीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक से संबंधित नई तकनीक का विकास करते हुए क्या थीम रखी गई, विश्वस्त थीम रखी गई। ठीक है, विश्वस्त से। अगस्त 2024 में नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया और टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल अब आपकी 25 नवरत्न कंपनियां हो गई और 14 आपकी महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं। अभी जो 14वें नंबर पे जो महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था अक्टूबर में, HAL को दिया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। लेकिन नवरत्न कंपनी की बात करेंगे तो उसमें 4 कंपनियों को दिया गया, जैसे भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड अगस्त 2024 में इसको दर्जा मिला, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको भी अगस्त 2024 में मिला, NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन अगस्त 2024 में इसको दर्जा मिला, और सबसे लास्ट में आपको मिलता है SJVN जिसको सतलज जल विद्युत निगम कहते हैं अगस्त 2024 में। तो ये आपकी टोटल 25वें नंबर की कंपनी थी और नवरत्न कंपनियां 25 हो चुकी हैं। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू की बात करें जो 31 जुलाई 2024 को WTO ने जारी किया कि 2023 में किस तरीके के आयात निर्यात से संबंधित व्यापार आपके हुए हैं। तो इसमें देखोगे कि वस्तुओं के आयात और निर्यात में देखोगे तो वस्तुओं का जो सबसे अधिक निर्यातक के मामले में भारत 18वें नंबर पे है और आयातक के तौर पे भारत 9वें नंबर पे है वस्तुओं के आयात निर्यात। लेकिन अगर हम सेवाओं के स्तर पे देखें तो सेवाओं में हमारी जो निर्यात की रैंकिंग है वो वस्तुओं की अपेक्षा बेहतर है। 7वें नंबर पे हम निर्यातक हैं और 9वें नंबर पे हम आयातक हैं। तो वस्तु और सेवाओं के आयातक में तो हम 9th नंबर पे हैं, लेकिन वस्तुओं में हम निर्यातक 18 पे हैं और सेवाओं में 7वें नंबर पे हैं। और यहां अगर आप देखोगे कि 2022 में जो हमने कपड़ा निर्यात किया था इस संदर्भ में हम शीर्ष निर्यातक के रूप में भारत के रूप में, और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक देश है, चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश भी है। भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
कहां से कैसे किया गया? तो देखो, भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद, जिसको हम कहते हैं सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है या चुना गया है। क्या मामला है कि भारत और 13 अन्य हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा के समझौते के तहत 3 आपूर्ति श्रृंखला निकाय हैं, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला परिषद, संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क और श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड। तो होता क्या है कि हिंद प्रशांत महासागर के अंतर्गत जो भी देश आते हैं, 13-14 देश, तो इनमें आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को बाधित नहीं होने दिया जाता है। तो इससे समेत कुछ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपूर्ति श्रृंखला परिषद, जिसमें आप देखोगे कि यूएसए को इसका अध्यक्ष बनाया गया आपूर्ति श्रृंखला परिषद का, यानी कि सप्लाई चेन काउंसिल का। यूएसए आपका अध्यक्ष होगा और भारत आपका उपाध्यक्ष बन गया है। अब चलते हैं यहां पे, अगर हम देखते हैं देखो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना, जीआई टैग के साथ यूपी सीड्स पे है, तो कौन से 6 उत्पाद मिले थे, ये सब मैंने आपको यूपी स्पेशल में पढ़ा दिया है। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया की बात करेंगे रिपोर्ट, तो मार्च 2024 में जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा एनर्जी स्टैटिक इंडिया 2024 नामक जो रिपोर्ट आई थी, इसमें सर्वाधिक कोयला भंडार किसके पास है? ओडिशा के पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है। और जो देश की कुल कोयला भंडार में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? 69% हिस्सेदारी रखते हैं। कच्चे तेल के अगर हम भंडारण की बात करें तो कच्चे तेल का जो अधिकतम भंडार होता है ये पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में होता है, लगभग 33% पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, और उसके बाद असम में होता है लगभग 23%। लेकिन अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो इसके अधिकतम भंडार आपको पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में मिलेंगे 29.3% और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में मिलेंगे सेकंड नंबर पे 23.4%। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम क्षमता की बात करें तो सर्वाधिक हिस्सेदारी आपकी किस में हो जाएगी? राजस्थान की हो जाएगी 20.3%। सेकंड नंबर पे हो जाएगा महाराष्ट्र की, ये एक नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता के हिसाब से है। कर्नाटक आपका हो जाएगा जल विद्युत स्थापित क्षमता में सर्वाधिक। फिर देखते हैं विभिन्न राज्यों में जो लॉजिस्टिक ईज की रिपोर्ट आती है लीड्स की, जो कि 16 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत की गई थी नई दिल्ली में। तो यहां पे अगर आप देखोगे 2 कैटेगरी हैं कि एक तो है आपका लक्ष्य प्राप्त करने वाले और एक आकांक्षी। तो स्थल रुद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड की कंट्री में अगर आप देखोगे कैटेगरी में, तो लक्ष्य प्राप्त करने वाले में यूपी भी शामिल है, तेलंगाना भी, पंजाब भी, हरियाणा भी। लेकिन आकांक्षी यानी एस्पिरेंट में अभी आपका बिहार केवल शामिल है। अब यहाँ पे हम चलते हैं कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जो इकोनॉमी है। अब देखो इंटरनेशनल लेवल पर अगर मैं बात करूं तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं की बात करें तो ये जो रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स सितंबर 2024 की रिपोर्ट यूएनओ ने जारी की है। अब ये आंकड़े दोस्तों आपके काम के नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर अगर पूछ भी देगा ना तो ये आंकड़े आपको गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है 4-4 वर्षों का दिया था 2022, 23, 24, 25 की वर्ल्ड की जीडीपी क्या है, इंडिया की जीडीपी क्या है, और ये केवल एक संस्था नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको ये पता रहे कि जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट सितंबर 2024 की रिपोर्ट यूएनओ ने जारी की है। हाँ, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट बात करेंगे तो 3 सितंबर 2024 को वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की, जिसमें बदलते विश्व में भारत के व्यापार अवसर, जिसमें इन्होंने कहा है कि 2022-23 में 7% जीडीपी थी, लेकिन 2023-24 में 8.4 हो गई है जीडीपी। ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। बी रेडी क्या है? बी रेडी, जिसको हम बिजनेस रेडी के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड बैंक की पहली एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है ये, क्योंकि पहले जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी करता था डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसमें अब सुधार करते हुए और उसे रिप्लेस करने के नाम पे अब बी रेडी करके एक रिपोर्ट आएगी जो 3 पायलट रिपोर्ट तैयार करेगी 2024 से 26 तक। अगर ये रिपोर्ट बढ़िया रहेगी तो फिर इसी को हमेशा लॉन्च किया जाएगा। आगे देखते हैं अल्जीरिया की बात करें, जो कि एक इसका नवा देश बन गया, किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की जो 9वीं वार्षिक बैठक थी केप टाउन साउथ अफ्रीका में आयोजित की गई थी 31 अगस्त को, और जहां पे अल्जीरिया को एनडीबी का एक नया सदस्य बना दिया गया है 9 नंबर पे। हालांकि ब्रिक्स के जो 5 मेंबर थे वही सबसे पहले इसके सदस्य थे, लेकिन बाकी 4 और सदस्य जुड़े, जैसे 2023 में आपका मिस्र जुड़ गया, 2021 में यूएई जुड़ा, 2021 में बांग्लादेश भी जुड़ गया था। तो ये 3 थे और एक अल्जीरिया आपका लेटेस्ट ऐड हो गया है। पहला बिम्स्टेक का व्यापार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो 6 से 8 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में भारत में विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग संघ CII के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी ने किया। और इसकी स्थापना, बिम्स्टेक की अगर हम स्थापना देखें तो 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के दौरान की गई थी। हालांकि वर्तमान में इसमें जो देश हैं बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल, इस तरीके से टोटल इसके 7 कंट्री मेंबर हैं। कितने? 7 देश मेंबर हैं इसके।
अब चलते हैं एडीबी की। अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो यह रिपोर्ट कौन देता है? एडीबी बैंक देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जिसे हम कह सकते हैं। इनकी थीम है स्टडी ग्रोथ और स्लोइंग इन्फ्लेशन। जीडीपी क्या बताई इन्होंने इंडिया की कि 2023 में 8.2 है, लेकिन 2024 में 7% तक रहेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें तो ये आईएमएफ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। इन्होंने भारत की जीडीपी 2023 में 8.2 और 2024 में 7% बताई है। तो देखा जाए तो आपकी जो आईएमएफ की रिपोर्ट है और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, ये दोनों ही भारत के लिए सेम जो है कि जीडीपी आंकड़े बताती हैं। 23 में 8.2, 23 में 8.2, 24 में 7%, 24 में 7%। आगे देखते हैं यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं अगर हम, तो 11 जुलाई 2024 को यूएनओ के द्वारा रिपोर्ट एक जारी की गई है। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। और 11 जुलाई को आपको विश्व जनसंख्या दिवस भी सेलिब्रेट होता है, जिसमें इन्होंने कहा कि 10.3 बिलियन आबादी 2080 तक हो जाएगी और 2024 में 8.2 बिलियन से अधिक आबादी है। जिसमें यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर जो जन्म की जीवन प्रत्याशा है वो 73.3% है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं वैश्विक प्रेषण रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के नाम से, जिसमें भारत सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है, फिर मैक्सिको और फिर चीन आता है 3rd नंबर पे। ऐसी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात करेंगे जो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत, जिन्होंने बताया कि भारत में जो मतलब भारत से जो बाहर जाने वाला जो इन्वेस्टमेंट था एफडीआई, तो भारत ने 20वें नंबर पे आता है और भारत में आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो 15वें नंबर पे आता है भारत, जो कि इससे पहले 8वें नंबर पे था। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है, बस इतना आपको पता रहे। जिग मुद्रा क्या होती है? ये जिम्बाब्वे गोल्ड मुद्रा कहते हैं, जो कि स्वर्ण आधारित जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी को जारी किया है, तो जिसका नाम है जिग, जिम्बाब्वे गोल्ड हो जाएगा। फिर देखते हैं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू। अगर हम बात करें मई 2024 में यूएस की एक प्रसिद्ध कंपनी एम्बर के द्वारा इसको जारी किया गया, जिसमें बताया कि वैश्विक विद्युत उत्पादन जितना हो रहा है उसमें 30% योगदान नवीकरणीय ऊर्जाओं का रहा है। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक विद्युत का उपभोग कहां पे किया जा रहा है? कनाडा में किया जा रहा है और भारत इस मामले में 10वें नंबर पे है। 2023 में सौर ऊर्जा के मामले में देखेंगे तो चीन पहले नंबर पे है उत्पादन में, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे इंडिया आ चुका है जापान को पीछे छोड़ते हुए। पवन ऊर्जा के उत्पादन में अगर हम देखते हैं तो भारत का 5वें नंबर पे स्थान आता है। कोयले से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने में पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे नंबर पे आपका यूएसए हो जाएगा। अदर फैक्ट में अगर आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक के रूप में चाइना है, फिर यूएसए है, फिर भारत तीसरे नंबर पे आता है। वर्ल्ड की बेस्ट मैगजीन के तौर पे टाइम मैगजीन जो है कि ये जारी करती है वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी के रूप में, तो रैंक 1 इन्होंने एप्पल को दिया, रैंक 2 आपके एक्सेंचर को दिया। ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है एक्सेंचर नाम की जो है, ठीक। तो ये वर्ल्ड की सेकंड बढ़िया मतलब बेस्ट कंपनी हो गई। इंडिया की तरफ से देखोगे तो रैंक 112 मिलती है एचसीएल को, ठीक है, एचसीएल को मिलती है, और रैंक 119 मिलती है इन्फोसिस को। और आगे देखते हैं हुरून इंडिया रिच लिस्ट। यहाँ पे ध्यान देना, हुरून ने इंडिया की रिच लिस्ट जारी की है, जिसमें रैंक 1 गौतम अडानी को मिली, रैंक 2 आपके मुकेश अंबानी को दी गई है, और सबसे कम उम्र के अरबपति जेप्टो के संस्थापक कैवल्य बोहरा है, जिनकी उम्र केवल 21 ईयर है। और हुरून में अगर आप देखोगे ग्लोबल रिच की बात करें, ग्लोबल रिच लिस्ट की बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे न्यूयॉर्क को दुनिया के अरबपतियों की राजधानी कहा गया, जबकि मुंबई को एशिया के अरबपतियों की राजधानी कहा गया है। तो न्यूयॉर्क को दुनिया के अरबपति और मुंबई को एशिया के अरबपति। तो इसकी अगर आप ग्लोबल रिच लिस्ट देखोगे तो रैंक 1 में आपका एलन मस्क आता है, रैंक 2 में आपका जेफ बेजोस आता है, रैंक 10 पे आपके मुकेश अंबानी और रैंक 15 पे गौतम अडानी आते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगर हम ग्लोबल यूनिकॉर्न की बात करें तो 9 अप्रैल 2024 को रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें यूएसए नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे आपका चाइना है और नंबर 3 पे आपका भारत है, जिसने ब्रिटेन को पीछे किया, और भारत के पास अभी तक केवल 67 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका इकोनॉमी का भी हमारा शॉर्ट नोट जो है कि फास्ट रिवीजन की कंप्लीट हो गई सीरीज। अच्छा ध्यान देना एक बात और कि इस तरीके से हमने आई दृष्टि के सभी सेक्शन को कवर कर लिया है, ठीक है। आई दृष्टि के सभी सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर संक्षिप्तियों में भी कुछ स्पेशली बता दिया जाए, तो ऑलरेडी दोस्तों केवल हमने वही लिखने की कोशिश की है जो एग्जाम में आने की संभावना 90% से भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो अब उसमें हम और शॉर्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज बहुत बड़ा एक रिस्क हो सकता है, क्योंकि
ऑलरेडी हमने सारे टॉपिक में से कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए, तो वहाँ ऑलरेडी हम 10% का रिस्क लेके चल रहे हैं कि हो सकता है जो टॉपिक हमने छोड़े हैं, क्या पता वहाँ से एक आध प्रश्न आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। और जितने लिखे हुए अगर हम इसमें भी अब कट आउट करेंगे तो ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो हम इसलिए उस पे टॉपिक पे हमने डिस्कशन नहीं करेंगे और ना ही उसकी कोई पीडीएफ को मैंने हाईलाइट किया है। उसको आपको सारे पॉइंट को पढ़ना है, जिसमें आपके चर्चित व्यक्ति, स्थल, पुरस्कार, सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आई दृष्टि आपकी कंप्लीट हो गई, घटना सार भी मैंने कंप्लीट करा दी है। अब आपकी जो एमसीक्यूज रह गए थे ना, आपके लगभग 730 एमसीक्यूज आपके करंट अफेयर्स पे हो चुके हैं, जिसमें लगभग आपके 250 एमसीक्यूज और बच रहे हैं। तो इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि आज तो नहीं, कल से जो है कि आपको 2 दिन में करा के खत्म कर दूं। देखो, हर एक चीज को मुझे कराना होता है तो मैं भी टाइम निकालता हूं कि भाई कौन सी चीजें कब करानी जरूरी है, तो इसीलिए समय नहीं हो पाता। लेकिन अगले 2 दिन में पूरी कोशिश करूंगा कि जो 250 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, या तो एक क्लास बनाए या तो फिर 2 क्लास। एक क्लास तो शायद पॉसिबल ना भी हो पाए, लेकिन हाँ 2 क्लास में हम बना के इसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।